हेडिंग दे दीजिए टैक्सेशन इन केस ऑफ अमलगमेशन एंड डीमर्जर। टैक्सेशन इन केस ऑफ अमलगमेशन एंड डीमर्जर। टैक्सेशन इन केस ऑफ अमलगमेशन एंड डीमर्जर। अब देखिए अमलगमेशन में होता क्या है, अमलगमेशन होता क्या है, अमलगमेशन किसको बोलते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अमलगमेशन किसको बोलते हैं कि जैसे मान लो एक कंपनी है, अमलगमेशन मींस, मैं उसका थियरी आपको लिखा दूंगा। अमलगमेशन होता क्या, उसका एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे एक कंपनी है जिसका नाम है साई लिमिटेड और एक कंपनी है जिसका नाम है शिरडी लिमिटेड, और ये दोनों कंपनी आपस में मर्ज हो जाती है और एक नई कंपनी बना देती है, दैट इज कॉल्ड हनुमान लिमिटेड। इसको बोलते हैं अमलगमेशन। अमलगमेशन मींस साई लिमिटेड शिरडी लिमिटेड मर्ज हो गई और हनुमान लिमिटेड बन गई, दैट इज अमलगमेशन। या आपको लाइव एग्जांपल के लिए एक वोडाफोन करके कंपनी थी, एक आइडिया करके कंपनी थी और उसकी वीआई बन गई, वोडाफोन आइडिया बन गई, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अमलगमेशन। अब एक बात समझना, ये आपको लिखना नहीं है, अभी आप लिखना मत, मैं लिखवाऊंगा जो लिखवाना है। अब एक चीज समझना, ये जो पुरानी कंपनी होती है ना, इस पुरानी कंपनी को बोला जाता है अमलगमेटिंग कंपनी, अमलगमेटिंग कंपनी। और ये नई कंपनी होती है ना, इसको बोला जाता है अमलगमेटेड कंपनी। क्या बोला जाता है, अमलगमेटेड कंपनी। अब एक चीज समझना, एक और अमलगमेशन, एक तो ये हो गया अमलगमेशन का मीनिंग, और दूसरा हो गया कि जैसे मान लो एक कंपनी है, उसका नाम है साई लिमिटेड, और वो साई लिमिटेड जाके मर्ज हो जाती है शिरडी लिमिटेड में शिरडी लिमिटेड पहले से एक कंपनी है, उसमें जाके अपने घुल मिल जाती है, मर्ज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड अमलगमेशन। तो ये जो कंपनी है इसको बोलेंगे अमलगमेटिंग कंपनी, और यहां पे जो ये कंपनी है उसको बोलेंगे अमलगमेटेड कंपनी। मींस ये उसमें जाके क्या हो गई, मर्ज हो गई, तो दैट इज कॉल्ड अमलगमेशन। इसका मतलब होता है अमलगमेशन। तो अमलगमेशन का मींस या तो कोई कंपनियां मिलके कोई नई कंपनी बनाती है, या एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड अमलगमेशन। अब एक चीज समझिए, आप लिख लीजिए डेफिनेशन ऑफ अमलगमेशन। तो लिखिए, सबसे पहले सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आईसीआई के मॉड्यूल में दे रखा है इसलिए मुझे करवा रहा हूं, बाकी नहीं कराऊंगा तो भी चलेगा। 1B सेक्शन 2 1B करके एक सेक्शन होती है, लिखिए मीनिंग ऑफ अमलगमेशन। मीनिंग ऑफ अमलगमेशन, तो अमलगमेशन का मीनिंग क्या होता है, तो लिखिए मर्जर ऑफ वन और मोर कंपनीज, मर्जर ऑफ, फास्ट लिखेंगे आप, धीरे धीरे नहीं लिखेंगे, फिर बोलेंगे रुको वगैरह, वैसा नहीं। मर्जर ऑफ वन और मोर कंपनीज विथ अनदर, मर्जर ऑफ वन और मोर कंपनी विथ अनदर कंपनी, और मर्जर ऑफ वन और मोर कंपनीज विथ अनदर कंपनी, और मर्जर ऑफ, और मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनी, टू और मोर कंपनीज टू फॉर्म वन कंपनी, दैट पहली कंडीशन, एंड दूसरी कंडीशन, दो कंडीशन है, ऑल असेट एंड लाइबिलिटी, ऑल असेट एंड लाइबिलिटी of amalgamating company should transfer to amalgamated company, and दूसरी कंडीशन, shareholders holding minimum 75% of equity shares in amalgamating company, in amalgamating company should become shareholder of amalgamated company। क्या लिखा है अभी मैं आपको बताता हूं, इधर देखिए। देखिए मैंने लिखवाया मीनिंग ऑफ अमलगमेशन। अमलगमेशन का मीनिंग क्या होता है,
मैंने क्या क्या लिखवा है, कहीं किसी का मिस हो गया तो देखिए सबसे पहले मर्जर ऑफ वन और मोर कंपनीज विद अनदर कंपनी, या तो एक या एक से ज्यादा कंपनी किसी अदर कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है, जैसे एग्जांपल के लिए साई लिमिटेड मर्ज हो गई शिरडी के साथ, या फिर मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनीज में दो या दो से ज्यादा कंपनी मिलती है टू फॉर्म वन कंपनी, और वो मिलके एक कंपनी बनाते हैं। एग्जांपल के लिए साई लिमिटेड शिरडी लिमिटेड मिलके हनुमान लिमिटेड बना दिए, दैट इज कॉल्ड अमलगमेशन। अब एक और चीज समझना, इसमें दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अमलगमेशन तभी माना जाएगा जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन, ऑल असेट एंड लाइबिलिटी ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी शुड ट्रांसफर टू अमलगमेटेड कंपनी। मतलब जितनी अमलगमेटिंग कंपनी की लाइबिलिटी और असेट थी वो ऑल असेट एंड लाइबिलिटी नई कंपनी को ट्रांसफर होनी चाहिए, दैट इज फर्स्ट कंडीशन। एंड दूसरी कंडीशन, शेयर होल्डर मींस, देखो पहली कंडीशन क्या, इसकी जितनी असेट एंड लाइबिलिटीज थी वो सब इसको जानी चाहिए, या फिर इनकी जो असेट एंड लाइबिलिटीज थी वो सब हनुमान लिमिटेड को ट्रांसफर होनी चाहिए, वो पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि भैया एटलीस्ट शेयर होल्डर्स, यहां लिखा हुआ HHS मींस शेयर होल्डर्स holding minimum 75% of equity share in amalgamating company should become the shareholder of amalgamated company। मीन्स पुरानी कंपनी के जो शेयर होल्डर है ना, एटलीस्ट 75% शेयर होल्डर नई कंपनी के शेयर होल्डर बनने चाहिए। एटलीस्ट 75% शेयर होल्डर है वो नई कंपनी के शेयर होल्डर बनने चाहिए, तो ही उसको अमलगमेशन बोलेंगे। तो जैसे मान लो ये साई लिमिटेड के शेयर होल्डर थे अपन सब लोग, लेकिन 80% मेरे पास शेयर थे, बाकी सब आपके पास थे। 80% वाला हूं मैं, 75% और मोर तो मेरे पास ही है। मैं अकेला शेयर होल्डर उधर जाके बन गया ना, तो भी वो अमलगमेशन माना जाएगा। मींस एटलीस्ट 75% और मोर के जो शेयर होल्डर है वो इस कंपनी के शेयर होल्डर बनने चाहिए, दैट इज द कंडीशन। तो उसको हम बोलेंगे अमलगमेशन। एक थियोरेटिकल डेफिनेशन है, आपको याद नहीं रखने की जरूरत, ठीक है। चलिए अब एक बात समझना, जब अमलगमेशन होता है तो टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है इनकम टैक्स में। तो सबसे पहले आप एक लाइन छोड़ के लिखेंगे टैक्सेशन in hands of amalgamating company, दैट इज जो ओल्ड कंपनी है उसके हाथ में क्या होगा। तो देखिए उसने जो असेट एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर की है उस पर कैपिटल गेन नहीं लगता, ऐसा मैंने 47 में बताया था। आपको पता है 47 में मैंने बोला था कि इंडिया में कुछ कुछ ट्रांसफर ऐसे होते हैं जिसपे टैक्स लगता ही नहीं है, कुछ कुछ ट्रांसफर ऐसे होते हैं जिसपे टैक्स नहीं लगता। जैसे मैंने बोला था HUF का पार्टीशन हो गया, असेट मेंबर में बांट दी, या होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफर की, सब्सिडरी ने होल्डिंग को गिफ्ट विल इनहेरिटेंस, उसमें लिखवाया था अमलगमेशन डी मर्जर रिवर्स मॉर्गेज, वहां पे ये लिखवाया था। तो भैया वो सब चीजें मैंने आपको लिखवाई थी, तो यहां अमलगमेशन में ट्रांसफर माना ही नहीं जाता, उसके केस में टैक्स तो लगता ही नहीं। तो लिखिए सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं पुरानी कंपनी के हाथ में क्या होगा, तो दैट इज टैक्सेशन इन हैंड्स ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी मींस ओल्ड कंपनी के केस में लिखिए एज पर सेक्शन 47 amalgamation is not treated as transfer। amalgamation as per section 47 amalgamation is not treated as transfer, so capital gain not applicable, not applicable, डन। लेकिन नई कंपनी के हाथ में क्या होगा, अब बताइए मुझे। मैं बोलूं यहां पे लिखेंगे इन हैंड्स ऑफ अमलगमेटेड कंपनी। जो नई कंपनी होगी यहां ब्रैकेट में लिख लीजिए न्यू कंपनी। अब एक बात बताइए, नई कंपनी के हाथ में वो असेट का कॉस्ट क्या लेंगे, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, क्योंकि प्रीवियस ओनर को कोई टैक्स लगा ही नहीं था। तो अपन ने लिखा था ना कि गिफ्ट में मिलता है, विल में मिलता है, इनहेरिटेंस में मिलता है, होल्डिंग सब्सिडरी, अमलगमेशन डीमर्जर, तो अपन कॉस्ट किसका ले लेंगे, प्रीवियस ओनर का। जो प्रीवियस ओनर का मींस, एक बात बताओ, जब यहां पे साई लिमिटेड ने असेट ट्रांसफर की शिरडी लिमिटेड को, ये ट्रांसफर नहीं माना गया क्योंकि अमलगमेशन पे टैक्स नहीं लगता। लेकिन शिरडी लिमिटेड जब भी बेचेगी कॉस्ट किसकी लेगी, साई लिमिटेड की। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से, साई लिमिटेड से, और इंडेक्सेशन भी कहां से लेंगे, साई लिमिटेड से। तो लिखिए यहां पे इन हैंड्स ऑफ अमलगमेटेड कंपनी। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट
in hands of amalgamated company is equal to cost of acquisition of amalgamating company, that is previous owner, that is आपका previous owner। अब एक बात बताइए, पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेंगे? पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ असेट हेल्ड बाय amalgamating company and amalgamated company both consider, दोनों कंसिडर होंगे, दोनों कंसिडर होंगे। दोनों कंसिडर होंगे मींस दोनों, पूरा पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर से लेना है, और अगर इंडेक्सेशन होगा तो वो भी आप प्रीवियस ओनर से लेंगे। तो देखो क्या लिखा है, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ असेट हेल्ड इन द अमलगमेटिंग कंपनी एंड अमलगमेटेड कंपनी बोथ कंसिडर, दोनों पीरियड ऑफ होल्डिंग आपको लेने हैं। चलिए अब आप लिखिए शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा, तो लास्ट इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। अमलगमेशन हुआ तो शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा? तो एक बात बताइए मुझे, इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए, शेयर होल्डर के हाथ में, मेरी तरफ देखिए एक बार, अपन सब लोग साई लिमिटेड के शेयर होल्डर थे, या एग्जांपल के लिए मान लो आइडिया के शेयर होल्डर थे। हम सब लोग आइडिया के शेयर होल्डर थे, हमने आइडिया के शेयर खरीदे थे, थोड़े टाइम बाद आइडिया वोडाफोन में मर्ज हो गई और अब हमको वोडाफोन आइडिया के शेयर मिल गए, तो तब टैक्स नहीं लगेगा। मतलब जब शेयर होल्डर को नई कंपनी के शेयर मिलते हैं तब टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आप मुझे बताइए, जब मैं वोडाफोन आइडिया के शेयर बेचूंगा तब तो टैक्स लगेगा। आंसर इज यस। कॉस्ट किसका ले लूंगा? मेरे जो ओरिजिनल आइडिया के शेयर थे उसका। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लूंगा? जब से आइडिया के शेयर खरीदे थे तब से। और इंडेक्सेशन कहां से लूंगा? जब से आइडिया के शेयर खरीदे थे तब से। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलिए एक काम करते हैं, यहां पे अपन पहले लिखते हैं, फिर मैं एक एग्जांपल लिखवा लूंगा इस पॉइंट का। तो देखिए, एज पर सेक्शन, पहले लिखिए यहां पे, एज पर सेक्शन 47 when shareholder received share of amalgamated company, when shareholder received share of amalgamated company, when shareholder received share of amalgamated company in the scheme of amalgamation, then it is not treated as transfer and capital gain उस टाइम पे नहीं लगेगा। कैपिटल गेन नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल, ये आपका पॉइंट नंबर 1 लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 2, अब इस शेयर की कॉस्ट क्या आएगी? तो इस शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन अमलगमेटेड कंपनी इज इक्वल टू पुरानी कंपनी के शेयर की कॉस्ट कितनी थी? अमलगमेटिंग कंपनी, एंड तीसरा, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स हेल्ड इन अमलगमेटेड कंपनी एंड अमलगमेटिंग कंपनी shall be consider
मीन्स पूरा पीरियड ऑफ होल्डिंग आप लेंगे, शैल बी कंसिडर्ड। चलिए एक एग्जांपल लिख लीजिए। तो मैंने यहां लिखा, पहले वो बता रहा हूं, कॉस्ट ऑफ शेयर्स इन अमलगमेटेड कंपनी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर इन अमलगमेटिंग कंपनी, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स हेल्ड इन अमलगमेटेड कंपनी एंड अमलगमेटिंग कंपनी शैल बी कंसिडर, में पूरा पीरियड ऑफ होल्डिंग लेंगे। हाँ, पुरानी कंपनी का, नई कंपनी का, दोनों का पीरियड ऑफ होल्डिंग लेंगे। जैसे नई कंपनी में शेयर मिला 2 साल पहले, अब आपने बेचा तो 2 साल ये, और पुरानी कंपनी का शेयर कितने टाइम रखा था, उस दोनों को अपन जोड़ेंगे। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, लिखिए मिस्टर हरी परचेज्ड शेयर्स ऑफ साई लिमिटेड, Mr. Hari purchased shares of Sai Limited, that is 1000 shares at the rate 100 each. Mr. Hari purchased shares of Sai Limited 1000 shares at the rate 100 each on 10 July 2002. On 10 July 2002. तो आपने क्या लिखा, हरी परचेज्ड शेयर्स ऑफ साई लिमिटेड 1000 शेयर 100 ईच ऑन 10 जुलाई 2002, ऑन 10 जुलाई 2002 फुल स्टॉप। साई लिमिटेड अमलगमेटेड विथ शिरडी लिमिटेड ऑन 10 December 2020. Sai Limited amalgamated with Shirdi Limited on 10 December 2020, and Hari received shares of Shirdi Limited, ऐसा लिख लीजिए 1200 शेयर्स ऑफ शिरडी लिमिटेड, 1200 शेयर्स of Shirdi Limited, 1200 shares of Shirdi Limited on 10 December 2020। तो 1000 शेयर थे साई के, उसके बदले शिरडी के 1200 शेयर मिले अमलगमेशन के टाइम पे। नाउ नेक्स्ट लाइन में, हरी ट्रांसफर ऑल द शेयर्स on 14 Feb 2022 for rupees 300 per share, calculate capital gain, क्वेश्चन को वापस रीड कर रहा हूं। Hari purchased shares of Sai Limited 1000 share at the rate 100 each on 10 July 2002. Sai Limited amalgamated with Shirdi Limited on 10 December 2022. Hari received shares of Shirdi Limited 1200 शेयर मिले on 10 December 2022. अभी हरी ने ट्रांसफर किए ऑल द शेयर्स ऑन 14 Feb 2022 एट द रेट 300 पर शेयर। शिरडी लिमिटेड के उसने सब शेयर अब जो ट्रांसफर कर दिए। आपसे पूछा कैपिटल गेन निकालो, तो एक बात बताओ, जब उसको साई के बदले शिरडी के शेयर मिले थे तब तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा, तो आंसर में आप लिखेंगे पहले पॉइंट नंबर वन लिखिए, व्हेन Hari received share of Shirdi Limited in exchange of shares of Sai Limited, that time not treated as transfer, सो कैपिटल गेन नॉट एप्लीकेबल, उस टाइम तो नहीं लगेगा, नॉट एप्लीकेबल ड्यू टू सेक्शन 47। वापस बोल रहा हूं, व्हेन हरी रिसीव्ड शेयर ऑफ शिरडी लिमिटेड इन एक्सचेंज ऑफ शेयर्स ऑफ साई लिमिटेड, दैट टाइम नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, सो कैपिटल गेन नॉट एप्लीकेबल ड्यू टू सेक्शन 47।
When Hari received share of Shirdi Limited in exchange of shares of Sai Limited, that time not treated as transfer, so capital gain not applicable due to section 47. You got my point or not? Yes. चलिए अब आप लिखिए दूसरा पॉइंट, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन on sale of shares of Shirdi Limited. Computation of capital gain on sale of shares of Shirdi Limited. तो Shirdi Limited के शेयर इसने कब बेचे? तो मैं बोलूं प्रीवियस ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23, कैपिटल गेन लगेगा। और जब आप कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करेंगे बाबा, तो देखिए आप जब कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेट करते टाइम सबसे पहले आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आएगा? 1200 शेयर आपने शिरडी के बेचे 300 की रेट से, तो 12×3=36, 3,60,000। अब माइनस आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करेंगे। एक बात बताऊं, यहां इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करेंगे क्योंकि यहां पे ऐसा नहीं दे रखा, वो 112 नहीं लग रहा कि लिस्टेड है, एसटीटी पे किया, ऐसा कुछ नहीं दे रखा, तो इंडेक्स का बेनिफिट मिलेगा। इसमें पीरियड ऑफ होल्डिंग आप कहां से कहां तक लेंगे? तो आपने जो पहले साई का शेयर खरीदा था, साई का शेयर कब खरीदा था? 10 जुलाई 2002 से लेके, तो 10 जुलाई 2002 से लेके और 13 फरवरी 2022 तक, क्योंकि 14 तारीख को बेचा, ये पीरियड ऑफ होल्डिंग लेंगे तो ये तो लॉन्ग टर्म है। तो यहां पे आपने 1000 शेयर खरीदे थे 100 रुपए की रेट से, तो आपका कॉस्ट कितना था? 1 लाख था। मल्टीप्लाई बाय आपका 317, ये 21-22 का इंडेक्स, और डिवाइड बाय 105, ये तुम्हारे 2-3 का इंडेक्स। तो देखिए यहां पे कितना आता है, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 317 डिवाइड बाय 105, इट्स कम्स टू 301,905। ये आप लेस कर दीजिए तो आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। चलिए डन, चलिए डन, बोलिए डन, बोलिए डन। इजी था, कोई था नहीं, अपन ने पढ़ा हुआ था, वही कंसेप्ट था, अमलगमेशन। ये बात हुई अमलगमेशन की। चलिए, ये अमलगमेशन कोई स्लम सेल नहीं होता, नहीं, अमलगमेशन टैक्स फ्री होता है, स्लम सेल इज डिफरेंट। हाँ चलिए, अब एक बात समझना, मैं एक कंसेप्ट चालू कर रहा हूं और उस कंसेप्ट का नाम है डीमर्जर। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है बट मटेरियल में दे रखा है इसलिए मुझे कराना है, ठीक है। तो हेडिंग दे दीजिए डीमर्जर। अब एक बात बता दूं मैं, देख एक बात बता दूं मैं आपको कि डीमर्जर के केस में मैं अभी आपको पढ़ाना चालू कर रहा हूं, मुझे लगभग लगेगा 25 मिनट, ठीक है। मेरे पास 10 मिनट है आपके 11 बजे तक, बट उसके बाद का लेक्चर है वो आपको ओपन मोड में मिल जाएगा। तो जिन जिन लोगों का 11 बजे लेक्चर है वो आप स्विच ऑफ करके और आप अपना कॉस्टिंग का लेक्चर या जो भी आपका लेक्चर है वो आप देख सकते हैं। 11 बजे के बाद का जो लेक्चर रहेगा वो आपको ओपन मोड में आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप टेंशन ना ले, आप 11 बजे चले जाए, कोई दिक्कत नहीं। मैं डीमर्जर का कंसेप्ट पढ़ा लेता हूं, जिससे क्या होगा ना, कल अपन नया टॉपिक चालू कर पाएंगे सीधा करके, ठीक है। तो चलिए अपन चालू करते हैं डीमर्जर। बेसिकली डीमर्जर होता क्या है, डीमर्जर होता क्या, उसका मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं और उस एग्जाम्पल से मैं सब चीजें आपको समझा दूंगा। उस एग्जाम्पल से मैं क्या करूंगा, सब चीजें आपको समझा दूंगा। जैसे एक कंपनी है जिसका नाम है टाइटन लिमिटेड, एक कंपनी है और उस कंपनी का नाम है
टाइटन लिमिटेड, ठीक है। हाँ, और जो टाइटन लिमिटेड है, टाइटन लिमिटेड जो है उसके दो सेगमेंट है। हाँ, तो इसका पूरा मैं ओपन डाल दूंगा, इस पार्ट का मैं पूरा ओपन डाल दूंगा, ठीक है। हाँ, ये डीमर्जर वाला पूरा ओपन डाल दूंगा, तो आप पूरा ओपन में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये टाइटन लिमिटेड एक कंपनी है, और टाइटन लिमिटेड के दो सेगमेंट है, एक वाला वॉच वाला और एक तुम्हारा ज्वेलरी वाला। जैसे आपको मैंने बताया था, एक वॉच वाला और एक ज्वेलरी वाला। एक टाइटन की वॉचेस आती है, एक ज्वेलरी तनिष्क करके वो चलाते हैं। अब इन्होंने क्या किया, ये जो वॉच वाला जो यूनिट है, जिसको मैं बोल सकता हूं इनका अंडरटेकिंग नंबर 1, इनका ये जो है, इसको मैं बोलूंगा अंडरटेकिंग 1। और ये जो अंडरटेकिंग है ज्वेलरी वाला, कंपनी एक ही है, उसके दो पार्ट है, अंडरटेकिंग 2। अब इन्होंने क्या किया कि जो ये अंडरटेकिंग 2 था ना, इसको एक अलग कंपनी बना दिया, इसको एक अलग कंपनी बना दिया और एक अलग कंपनी में इसको ट्रांसफर करा दिया। तो ये जो ज्वेलरी सेगमेंट है, इसको इन्होंने तोड़ के एक अलग कंपनी बना दिया। और जब आप एक अलग कंपनी बना देते हो ना, इसको बोला जाता है डीमर्जर। ये एक अलग कंपनी बना दी और इस कंपनी का एक नाम दे दिया, इसका नाम दिया तनिष्क लिमिटेड। तो ये एग्जाम्पल है डीमर्जर का। ये एग्जाम्पल किसका है? डीमर्जर का। कि जब कोई कंपनी होती है, उसका एक सेगमेंट तोड़ के अलग कंपनी बना दी जाती है, दैट इज कॉल्ड डीमर्जर। जैसे रिलायंस है, वो रिलायंस सोच रही है, या जैसे आईटीसी की मैं बात करूं, आईटीसी का जो सिगरेट डिवीजन है ना, आईटीसी का सिगरेट बहुत बड़ा बिजनेस है, सिगरेट को वो अलग करना चाहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डीमर्जर, अगर वैसा करते हैं तो। अब एक चीज समझना, इसमें जो पुरानी कंपनी रहती है ना, उस कंपनी का नाम होता है ना, उसको बोलते हैं डीमर्ज्ड कंपनी, डीमर्ज्ड कंपनी। और जो नई कंपनी बनती है ना, इसको बोला जाता है रिजल्टिंग कंपनी। क्या बोला जाता है? रिजल्टिंग कंपनी। जो पुरानी कंपनी होती है उसको बोला जाता है डीमर्ज्ड कंपनी, और जो नई कंपनी है उसको बोला जाता है रिजल्टिंग कंपनी। इसमें पुरानी कंपनी मरती नहीं है, पुरानी कंपनी रहती है। पुरानी कंपनी वॉच वाला सेगमेंट चलाती रहेगी, ज्वेलरी वाले से नई कंपनी बना दी, जिसका नाम दे दिया तनिष्क लिमिटेड। दिस इज कॉल्ड डीमर्जर। अब एक चीज समझना, होता क्या है, ये जो टाइटन लिमिटेड है ना, इसके शेयर खरीदे हुए हैं किसने? एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बीबी। तो मान लो मिस्टर बीबी ने परचेज किए थे शेयर्स ऑफ टाइटन लिमिटेड, और मैंने परचेज किए थे 1000 शेयर्स एट द रेट 100 ईच, और वो परचेज किए थे ऑन सपोज 15 जुलाई 2002 में, 15 जुलाई 2002। तो मेरी जो टोटल कॉस्ट थी वो 1 लाख रुपया थी शेयर्स की, ठीक है। मैंने शेयर्स खरीदे हुए हैं टाइटन लिमिटेड के, ठीक है। अब आप एक बात समझना, जिस टाइम पे डीमर्जर हुआ, यहां पे मान लो जो डीमर्जर हुआ, ये डीमर्जर हुआ इसी साल में, डीमर्जर इन प्रीवियस ईयर, या डीमर्जर डेट लिख लेता हूं, डीमर्जर हुआ ऑन 10 दिसंबर 2021, इस डेट को डीमर्जर हुआ। अब जिस दिन डीमर्जर हुआ, उस दिन ये जो पूरी कंपनी है ना टाइटन, इस टाइटन का नेटवर्थ था 500 करोड़, और इसमें तनिष्क को जो ट्रांसफर किया, तनिष्क को जो ट्रांसफर किया, वो 200 करोड़ की असेट है, वो ट्रांसफर टू रिजल्टिंग कंपनी। सिर्फ आप इतना लिखिए एक बार, जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है ना, उसको एक बार एज इट इज, जैसा मैंने लिखा है वैसे कॉपी मार दीजिए, बस जैसा मैंने लिखा है इसको कॉपी मार दीजिए बस आप। फिर उसके बाद अपन चालू करते हैं पढ़ना इसके बारे में।
ये समझाया ही नहीं है अमन, समझाया नहीं है अमन जालोन, ये समझाया नहीं है, सिर्फ आप इसको लिख लीजिए बस। मैं समझाना चालू करता हूं अभी। समझाया है ही नहीं मैंने, तो बोलता अगेन समझा दो। अरे समझाया ही नहीं है अभी तक तो। चलो लिख लिया सर। तो मैंने क्या लिखवाया अभी तक, मैं जो है इस पे जो लिखा हुआ उसको रीड कर रहा हूं। मैंने कहा क्या लिखा है, एक कंपनी है जिसका नाम है टाइटन लिमिटेड, दैट इज डीमर्स कंपनी। उस टाइटन लिमिटेड के दो सेगमेंट है, वॉच और ज्वेलरी। अंडरटेकिंग 1 है वॉच और अंडरटेकिंग 2 है ज्वेलरी। इन्होंने क्या किया, ये अंडरटेकिंग ज्वेलरी का ट्रांसफर करके एक नई कंपनी बना दी, दैट इज तनिष्क लिमिटेड, जो रिजल्टिंग कंपनी बोली जाती है। पुरानी कंपनी डीमर्स कंपनी बोली जाती है। डीमर्स कंपनी का जो नेटवर्थ था वो 500 करोड़ था जिस दिन डीमर्जर हुआ, और उसका डीमर्जर हुआ 10 दिसंबर 2021 को, अभी हुआ। और 200 करोड़ की असेट है वो रिजल्टिंग कंपनी को ट्रांसफर हो गई। 200 करोड़ की असेट है वो रिजल्टिंग कंपनी को ट्रांसफर हुई, दैट इज द तनिष्क लिमिटेड को। ठीक है, फिर मैंने यहां पे एक साइड में ऐसा लिखा है कि एक मिस्टर बीबी करके है जिसने परचेज किए थे शेयर टाइटन लिमिटेड के, ये जो पुरानी कंपनी है इसके 1000 शेयर खरीदे थे 100 रुपए की रेट से, ऑन द 15 जुलाई 2002 को खरीदे थे। टोटल कॉस्ट उसकी 1 लाख था। मैंने इतना लिखवाया है अभी तक। ठीक है, चलिए अब आप लिखिए डीमर्जर का मीनिंग होता क्या है। तो लिखिए मीनिंग ऑफ डीमर्जर। सबसे पहले लिखिए मीनिंग ऑफ डीमर्जर, और थोड़ा फास्ट लिखेंगे मीनिंग ऑफ डीमर्जर। और इसमें लिखिए इट मीन्स undertaking transfer by, it means undertaking transfer by demerged company to resulting company, demerged company to resulting company, and following conditions are satisfied. And following conditions are satisfied. क्या लिखा मैंने, it means undertaking transfer by demerged company to resulting company and following conditions are satisfied. पहला कंडीशन लिखो, all asset and liability of undertaking should be transfer. पहला मैंने क्या लिखा, all asset and liabilities of undertaking should be transferred. दूसरा कंडीशन लिखिए, it should be transfer at book value. It should be transfer at book value मीन्स रीवैल्यूएशन पे नहीं, बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होनी चाहिए। पहली कंडीशन, ऑल असेट एंड लाइबिलिटी जो अंडरटेकिंग ट्रांसफर हो रही है उसकी सब असेट एंड लाइबिलिटी ट्रांसफर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन लिखिए, ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस। अंडरटेकिंग का ट्रांसफर है वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे होना चाहिए। गोइंग कंसर्न बेसिस मतलब ऐसा एज इट इज ज्वेलरी का बिजनेस वो कंटिन्यू करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि नहीं कल से ज्वेलरी का बिजनेस बंद, ऐसा नहीं होना चाहिए। गोइंग कंसर्न बेसिस, ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस। गोइंग कंसर्न आपने अकाउंटिंग अजम्पशन पढ़ी हुई है कि कंटिन्यू करेंगे वो बिजनेस। और चौथा कंडीशन लिखिए, शेयर होल्डर्स होल्डिंग मिनिमम 75% of demerged company should become shareholder of resulting company.
shareholder holding minimum 75% of demerged company, shareholder holding minimum 75% of demerged company should become shareholder of resulting company, should become shareholder of resulting company. एंड पांचवा कंडीशन लिखिए, shareholder of demerged company should receive shares from resulting company on proportionate basis. ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस. बस ये 5 कंडीशन. देखिए मैंने कंडीशन क्या लिखवाई. पहली कंडीशन, लास्ट पॉइंट, शेयर होल्डर ऑफ डीमर्ज कंपनी शुड रिसीव शेयर्स फ्रॉम रिजल्टिंग कंपनी ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस. चौथी कंडीशन, शेयर होल्डर होल्डिंग मिनिमम 75% ऑफ डीमर्ज कंपनी शुड बिकम द शेयर होल्डर ऑफ रिजल्टिंग कंपनी. ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस. इट शुड बी ट्रांसफर एट बुक वैल्यू एंड ऑल असेट एंड लायबिलिटी शुड बी ट्रांसफर. चलिए इस फोटो को देखते हुए पांचों कंडीशन को समझते हैं. पहली कंडीशन कि डीमर्जर तब माना जाएगा. पहली कंडीशन कि ये जो ज्वेलरी डिवीजन की ऑल असेट एंड लायबिलिटीज इसको ट्रांसफर होनी चाहिए. दैट इज फर्स्ट कंडीशन. ऑल असेट एंड लायबिलिटी है वो इसको ट्रांसफर होनी चाहिए. दैट इज द फर्स्ट कंडीशन. दूसरी कंडीशन कि भैया जो ज्वेलरी डिवीजन की असेट थी ना वो तनिष्क लिमिटेड को ट्रांसफर हो रही है, ये सब असेट बुक वैल्यू पे होनी चाहिए. दैट इज सेकंड कंडीशन. बुक वैल्यू पे होनी चाहिए. सेकंड कंडीशन. थर्ड कंडीशन कि भैया ये जो ज्वेलरी डिवीजन जब तनिष्क लिमिटेड को ट्रांसफर हो रहा है तो ये गोइंग कंसर्न बेसिस पे होना चाहिए. गोइंग कंसर्न बेसिस. गोइंग कंसर्न बेसिस का मतलब क्या होता है कि कंटिन्यू करेगा. गोइंग कंसर्न बेसिस पे ट्रांसफर होना चाहिए. दैट इज द थ्री कंडीशन. फोर्थ कंडीशन ये है कि भाई ये जो टाइटन लिमिटेड के शेयर होल्डर थे ना, जितने भी इस दोनों टाइटन लिमिटेड दोनों साथ में थी, टाइटन लिमिटेड के जो शेयर होल्डर थे एटलीस्ट 75% शेयर होल्डर इस नई कंपनी के शेयर होल्डर बनने को राजी होने चाहिए. मींस कम से कम 75% शेयर होल्डर नई कंपनी के शेयर होल्डर बनने को राजी होने चाहिए. और तीसरी लास्ट कंडीशन यह है कि भैया एक बात बताओ, हम सब लोग टाइटन के शेयर होल्डर थे. जैसे ही तनिष्क लिमिटेड बनेगी तो तनिष्क लिमिटेड खुद के शेयर अपने को ही देगी क्योंकि अपनी तो उसके ओनर थे. एक बात बताओ, हमारी इस टाइटन लिमिटेड के ओनर हम सब लोग शेयर होल्डर थे. हमारी कंपनी का कोई सेगमेंट तोड़ के अलग कंपनी बना दी तो ये कंपनी क्या करेगी, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे टाइटन के शेयर होल्डर को शेयर्स देगी. जो टाइटन के शेयर होल्डर है वो टाइटन के शेयर होल्डर को प्रोपोर्शनेट बेसिस पे शेयर्स मिलेंगे. टाइटन के शेयर होल्डर को प्रोपोर्शनेट बेसिस पे यहां पे शेयर्स है वो शेयर्स मिलेंगे. प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो उन्होंने प्रोपोर्शन डिसाइड किया कि जिसके पास टाइटन के 10 शेयर है उसको 2 मिलेंगे. तो मेरे पास 10,000 है तो मुझे 2,000 मिलेंगे. आपके पास मान लो 1,00,000 है तो आपको 20,000 मिलेंगे करके. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनेट बेसिस पे शेयर मिलने चाहिए. अब अपन ये सीखने वाले हैं कि सर यहां पे टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा. जब ये डीमर्जर हुआ तो डीमर्जर के केस में सर टैक्स ट्रीटमेंट है वो टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा. तो हम एक एक पॉइंट चालू करते हैं. सबसे पहले इन हैंड्स ऑफ टाइटन क्या होगा. तो देखिए लिखिए सबसे पहले टैक्स ट्रीटमेंट in hands of टाइटन लिमिटेड. टाइटन लिमिटेड मतलब तुम्हारा डीमर्ज्ड कंपनी. टैक्स ट्रीटमेंट इन हैंड्स ऑफ टाइटन लिमिटेड दैट इज डीमर्ज्ड कंपनी. मैंने सेक्शन 47 में लिखवाया था डीमर्जर में एसेट ट्रांसफर होती है वो ट्रांसफर नहीं माना जाता, कैपिटल गेन नहीं लगता. तो लिखिए एज पर सेक्शन 47, एज पर Section 47, demerger is not treated as transfer. Demerger is not treated as transfer. So capital gain not applicable.
in hands of Titan Limited. As per section 47, demerger is not treated as transfer, so capital gain not applicable in hands of Titan Limited. दूसरा रिजल्टिंग कंपनी के हाथ में क्या होगा, मीन्स तनिष्क लिमिटेड. तो देखिए दूसरा लिखिए टैक्स ट्रीटमेंट. तनिष्क लिमिटेड रिजल्टिंग कंपनी. तो एक बात बताइए, रिजल्टिंग कंपनी को जो असेट मिलेगी उस पे पुराने वाले को कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो नए वाले की कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर से, इंडेक्सेशन प्रीवियस ओनर से. तो एक बात बताइए, यहां पे जो तनिष्क को जो असेट मिलेगी उसकी कॉस्ट क्या लेंगे, टाइटन की कॉस्ट, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी टाइटन से और इंडेक्सेशन होता है तो वो भी टाइटन से. तो देखिए यहां पे अपन लिखेंगे टैक्स ट्रीटमेंट इन हैंड्स ऑफ तनिष्क लिमिटेड. इनको जो असेट मिली उसकी कॉस्ट ऑफ असेट क्या होगी, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट, कॉस्ट ऑफ असेट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट बाय टाइटन लिमिटेड. मीन्स टाइटन लिमिटेड की जो असेट की कॉस्ट थी वही, तो ऐसा मैं लिख सकता हूं कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर, प्रीवियस ओनर. और पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो प्रीवियस ओनर का भी कंसिडर करेंगे. तो पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ असेट हेल्ड बाय टाइटन लिमिटेड एंड तनिष्क लिमिटेड शुड बी कंसिडर. तो मैंने क्या लिखा, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ असेट हेल्ड बाय टाइटन लिमिटेड एंड तनिष्क लिमिटेड, दोनों का पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो आपको लेना पड़ेगा. चलिए अब मैं आपको जो बताने जाने वाला हूं दैट इज द शेयर होल्डर वाला, और वो आपको याद रखना है, ठीक है. तो लिखिए, हेडिंग दे दीजिए टैक्सेबिलिटी इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर. शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा, और इसको अपन एक एग्जाम्पल लेके ही कर देते हैं. शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा, तो मैं वही एग्जाम्पल ऊपर वाला ले लेता हूं जो मैंने ऊपर कॉपी किया था. थोड़ी देर और, 5 मिनट और, बस सिर्फ 5 मिनट. तो लिखिए टैक्सेबिलिटी इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर. मैं वही वाला पॉइंट ले लेता हूं, वही वाला एग्जाम्पल लेके, और मैं शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा वो मैं समझाने जा रहा हूं. तो देखिए लिखिए मिस्टर बीबी acquired 1000 shares टाइटन लिमिटेड ऑन, कब खरीदे थे, अपन ने फोटो में लिखा था 15 जुलाई 2002 को, ऑन 15 जुलाई 2002 एट द रेट 100 पर शेयर, एट द रेट 100 पर शेयर, फुल स्टॉप. टाइटन लिमिटेड डीमर्ज इट्स ज्वेलरी डिविजन एंड ट्रांसफर टू तनिष्क लिमिटेड, ट्रांसफर टू तनिष्क लिमिटेड. कब हुआ था डीमर्जर, कब हुआ था, 10 दिसंबर 2021 को, सॉरी हाँ. तो यहां मैं लिख रहा हूं 10 दिसंबर 2021, ट्रांसफर टू तनिष्क लिमिटेड ऑन 10 दिसंबर 2021. नेटवर्थ एज ऑन दैट डेट was 500 crore. Net worth as on that date was 500 crore.
and out of that 200 crore asset ट्रांसफर टू तनिष्क लिमिटेड। कुछ नहीं किया, जो मैंने ऊपर कराया है उसी को मैंने कॉपी कर रहा हूं यहां पे। नेटवर्थ एज ऑन दैट डेट वाज 500 करोड़ एंड आउट ऑफ दैट 200 करोड़ असेट ट्रांसफर टू तनिष्क लिमिटेड, फुल स्टॉप। तनिष्क लिमिटेड issued 300 shares to Mr. BB। आपको लिखना है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन तनिष्क लिमिटेड। चलिए अब आप इधर देख लीजिए, अब आप मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, आपको कुछ नहीं करना, आप मेरी तरफ देखिए। इतना होने के बाद आप मेरी तरफ देखिए, इतना होने के बाद अब आप मेरी तरफ देखिए। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, बस इधर देखिए, 2 मिनट और देखिए, मेरी तरफ देखिए। जैसे ये कंपनी है, यहां पे वापस में आया, देखिए एक बंदा है जिसका नाम है बीबी, जिसने टाइटन लिमिटेड के 1000 शेयर खरीदे थे 100 रुपए की रेट से 15 जुलाई 2002 को 1 लाख में। टोटल कॉस्ट 1 लाख थी। किसके खरीदे थे? टाइटन। टाइटन का नेटवर्थ कितना था? 500 करोड़। 200 करोड़ की एसेट है, वो रिजल्टिंग कंपनी को ट्रांसफर कर दिया डी मर्जर में। अब एक बात समझना, ये जो रिजल्टिंग कंपनी है ना, ये रिजल्टिंग कंपनी ने तनिष्क लिमिटेड ने बीबी को 300 शेयर दिए हैं। मिस्टर बीबी को, मेरे को यहां पे 300 शेयर्स मिले, और ये 300 शेयर्स कब मिले पता है? 10 दिसंबर 2021 को। हमको ये सीखना है कि सर ये 300 शेयर जो मिले इसका कॉस्ट क्या ले। अब ये 300 शेयर तो फ्री में मिले होंगे, सही बोल रहा हूं या नहीं? ये जो 300 शेयर जो मिले ये तो फ्री में मिले होंगे, इसका कॉस्ट क्या होगा? तो इसका कॉस्ट निकालने के लिए लॉ मेकर्स ने एक फॉर्मूला दिया है। क्या ये 300 शेयर जो आपको रिजल्टिंग कंपनी ने फ्री में दिए, इसका कॉस्ट क्या लेंगे आप? क्यों कॉस्ट क्या लेंगे? क्योंकि तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। क्योंकि आपके पास तो टाइटन के शेयर थे, और यहां टाइटन के शेयर तो अभी भी है आपके पास में। आपने क्या किया, इस कंपनी का एक सेगमेंट ट्रांसफर हो गया और उसने आपको 300 शेयर फ्री में दे दिए। वो 300 शेयर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, वो अपने को यहां पे सीखना है। तो अब अपन चालू कर रहे हैं, आप चाहिए तो एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप कर लेना। हम सीख रहे हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ 300 शेयर्स इन तनिष्क लिमिटेड। भाई तनिष्क लिमिटेड ने यहां पे रिजल्टिंग कंपनी जो है, वो रिजल्टिंग कंपनी ने शेयर दिए, इसका कॉस्ट क्या होगा? तो कॉस्ट कैसे निकालना, इसका एक फॉर्मूला दिया है। फॉर्मूला यह है कि आप एक काम करिए, आप ले लीजिए कॉस्ट ऑफ शेयर्स इन टाइटन लिमिटेड के। टाइटन लिमिटेड में आपके जो शेयर थे उसकी क्या कॉस्ट थी? तो टाइटन लिमिटेड के शेयर जब हमने खरीदे थे, एक बात बताओ, इस बंदे ने, मिस्टर बीबी ने जो टाइटन के शेयर खरीदे थे वो कितने? 1 लाख में खरीदे थे। तो 1 लाख में खरीदे थे, तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन टाइटन लिमिटेड है वो 1 लाख थी। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए नेट असेट ट्रांसफर इन डीमर्जर। भाई डी मर्जर में कितनी असेट ट्रांसफर की, और डिवाइड कर दीजिए नेटवर्थ जस्ट बिफोर डी मर्जर। भाई डी मर्जर से एग्जैक्टली पहले तुम्हारी कितनी नेटवर्थ थी? तो देखिए यहां 1 लाख आया, मल्टीप्लाई आप क्या करोगे 200 करोड़, और डिवाइड बाय आप क्या करोगे 500 करोड़। क्योंकि आपके जो टाइटन लिमिटेड के शेयर थी उसकी कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख, मल्टीप्लाई बाय 200 करोड़ की एसेट डीमर्जर में ट्रांसफर हुई थी, और उस टाइम पे नेटवर्थ कितनी थी? 500 करोड़। तो मैं बताऊं यहां पे आपका 40,000 रुपया कॉस्ट आ जाएगा, और इसमें आपको कितने? 300 शेयर्स दिए हैं, और 300 शेयर्स दिए हैं तो पर शेयर की कॉस्ट आ जाएगी 133 पर शेयर। अब अगर आप जो बेचोगे 5 मिनट मैक्सिमम 3 से 4 मिनट और, आपका 133 पर शेयर है, ये क्या आ जाएगा? कॉस्ट आ जाएगा वो 300 शेयर का जो आपको तनिष्क लिमिटेड ने दिया है। जो तनिष्क लिमिटेड ने आपको जो शेयर दिया उसका कॉस्ट 133 आ जाएगा पर शेयर।
बट आप मुझे बोलोगे सर टाइटन का शेयर तो अभी भी है अपने पास में, टाइटन का शेयर तो अभी भी है, तो टाइटन के शेयर का फिर कॉस्ट कितना बचेगा? तो देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर इन टाइटन लिमिटेड। तो टाइटन लिमिटेड का जो शेयर है उसका कॉस्ट, टाइटन लिमिटेड मींस डीमर्ज कंपनी, उसके शेयर का कॉस्ट था कितना? तो मैं बताऊं उसका कॉस्ट था कितना, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन रिजल्टिंग कंपनी। तो एक बात बताओ, कॉस्ट था कितना? 1 लाख था, 1 लाख में से 40,000 तो इस ऊपर वाले का कॉस्ट ले लिया, तो बचेगा कितना? 60,000। तो 60,000 डिवाइड बाय कितने शेयर्स थे टाइटन के अपने पास? 1,000 शेयर। तो मैं बोलूं 60 रुपया पर शेयर कॉस्ट बच गया उसका, 60 रुपया पर शेयर कॉस्ट है वो बच गया आपका, 60 रुपया पर शेयर आपका कॉस्ट बच गया। डन डन। हाँ अब एक क्वेश्चन ये आता है जो इंटरेस्टिंग है, सब लोग इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि सर आप बोल रहे हो तनिष्क के शेयर का कॉस्ट मेरे को 133 लेना पड़ेगा और टाइटन के शेयर का कॉस्ट अब कितना बचा? 60 पर शेयर लेना पड़ेगा। सर एक बात बताओ, इधर देखो, 1 मिनट के लिए इधर देखो, एक बात बताओ सर, ये टाइटन के शेयर है, ये हमने 2002 में खरीदे थे। साई राम एक बात बता, ये टाइटन के शेयर हमने 2002 में खरीदे थे, तो कल उठ के अगर आप ये 1000 शेयर बेचोगे तो इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लोगे? 2002 से ही लोगे भाई, 2002 से ही लोगे आप, पीरियड ऑफ होल्डिंग 2002 से ही लोगे। लेकिन एक बात बताइए, यहां पे ये तनिष्क के शेयर तो हमको 2021 में मिले, अभी मिले, अभी मिले, अभी मिले, अभी मिले, 2021 में मिले, इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेना है? लॉ मेकर्स बोलते हैं इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग भी आपको 2002 से लेना है। मिस तनिष्क के शेयर मिले तो अभी, डीमर्जर हुआ, कंपनी टूटी तो उसके शेयर मिले तो अभी, लेकिन उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेना है? 2002 से लेना है, क्योंकि कॉस्ट भी तो वही प्रोपोर्शनेट करा के दिला रहे हैं। तो यहां पे पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो आपको 2002 से लेना पड़ेगा। तो यहां पे मैं तनिष्क के केस में ऐसा लिख रहा हूं, मैंने इसीलिए यहां पे स्पेस छोड़ी थी आपके लिए, और यहां पे मैं लिख रहा हूं, समझना हाँ, कि यहां पे पीरियड ऑफ होल्डिंग of Tanishq share shall be considered from date of acquisition of Titan share, that is कब से खरीदा था टाइटन का शेयर? 15 जुलाई 2002 से। डन डन। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ अमलगमेशन डीमर्जर। आपके जो बाकी वाला पार्ट है वो क्वेश्चन के आंसर है वो मैं आपको आज ही दे दूंगा, कल से अपन नया टॉपिक चालू करेंगे। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ अमलगमेशन एंड डीमर्जर। आप अपने मॉड्यूल से अब आप क्या बोलते हैं, अपने मॉड्यूल से आईएफओएस का टॉपिक देख सकते हैं, कैपिटल गेन देख सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी देख सकते हैं। ये तीनों टॉपिक कंप्लीट हो गए। कैपिटल गेन में 2 कंसेप्ट एक और आपको देखने को मिलेंगे, एक सेक्शन 50 और 50A जो मैं बिजनेस के साथ में कराऊंगा। बाकी आप पूरा कैपिटल गेन और आईएफओएस आपको चाहिए तो एक बार आप पेजेस घुमा के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक्स अलॉट पीपल। ये लेक्चर आपको ओपन में भी मिलेगा, लास्ट का 30 मिनट ये उन्हीं को मिलेगा जो लाइव वाले हैं, पेन ड्राइव वालों को नहीं करके। ठीक है, चलिए, इससे नीचे और कुछ नहीं लिखा है। स्क्रॉल डाउन क्या करूंगा मैं? इसके स्क्रॉल अप बोल सकते हो, टैक्सेबिलिटी इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। डन। कल से अपन नया टॉपिक चालू कर रहे हैं और उस नए टॉपिक का नाम रहेगा बिजनेस, और वो सबसे ज्यादा कवर करेगा एग्जाम में, बट ज्यादा दिन नहीं लगेंगे उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, टाइटन की कॉस्ट ओवर वैल्यू कहां की है? उसको कम करेंगे ना, क्योंकि आपका कॉस्ट 1 लाख था शेयर का, अब आपको 300 शेयर फ्री मिल गए, तो 300 शेयर का कॉस्ट 40,000 हो गया। तो भैया बाकी जो शेयर बचे अब उसकी कॉस्ट तो 60 रुपए ही लोगे आप, मतलब 60,000 ही लोगे। हाँ, पीरियड ऑफ होल्डिंग में मैंने क्या लिखा है? पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ तनिष्क शेयर शैल बी कंसिडर फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ टाइटन लिमिटेड शेयर, दैट इज फ्रॉम 15 जुलाई 2000
2 करके, ठीक है। चलिए, थैंक्स अलॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है। ये जो लास्ट मैंने अमलगमेशन डीमर्जर पढ़ाया है, नॉट मोर इंपोर्टेंट, बट आपकी बुक में आप देखोगे ना तो थियोरेटिकल दे रखा है, कैपिटल गेन में थियोरेटिकल दे रखा है, इसके लिए हमने यहां पे पढ़ा। चलिए, आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू।